तो कल हमने किया था टीचिंग के प्रिंसिपल्स, जो है शिक्षण के सिद्धांत, इस चीज को देखा था। सिद्धांत का मतलब ये था कि टीचिंग में कुछ है ना, जो टीचर्स एजुकेटर्स हुए हैं ऑलरेडी, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स हमें बता रखे हैं। तो उन प्रिंसिपल्स का अगर हम फॉलो करेंगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि बच्चा सीखे, और केवल टीचर से ना सीखे कि वो इस काबिल बन जाए फाइनली जाकर के वो अपने आप लर्न करने लग जाए, उसे टीचर की आवश्यकता ना रह जाए लास्ट में आकर के, है ना। क्योंकि टीचर की एक एज हो जाएगी, तो बच्चा जो है अपने खुद के निर्णय खुद कर सके बिना बुक्स को। पहले उसको बुक्स पढ़ा दी, टीचर ने टीच कर दिया, अब लास्ट टाइम में उसको इस तरीके से एबल बना देना है कि वो जो है बिना बुक्स से और बिना किसी टीचर के मार्गदर्शन में भी अपने खुद के निर्णय ले सके, खुद की सोच बिल्डअप हो सके, उसकी इस लेवल तक लेके जाना है। तो उस लेवल तक ले जाने के लिए पहले तो उसे पढ़ाना पड़ेगा, बुकिश लैंग्वेज देनी ही पड़ेगी उसको, है ना। बुक में जो लिखा हुआ है वो मैटर देना पड़ेगा, लैंग्वेज टीच करनी पड़ेगी उसे। तो उसको वो लर्न करे बच्चा, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, सिद्धांत ये है प्रिंसिपल। ठीक है कि इनका अगर प्रयोग करेंगे तो बच्चा आसानी से सीखेगा, जल्दी सीखेगा और स्टडी को जो है इंटरेस्ट दिखाएगा। तो मोटिवेशन, अगर बच्चा मोटिवेट रहेगा, जैसे आपको कहा गया कि आपको जो है ना 40,000 रुपए मिलेंगे और नाम के आगे डॉक्टर मिल लग जाएगा, तो नेट या जेआरएफ कीजिए। आपके माता पिता भी है, आपके भाई बहन भी है, अन्य कोई नेट या जेआरएफ इस टाइम क्लास में नहीं आता। आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि मोटिवेट किया गया है आपको, है ना। क्यूरियोसिटी जग गई, है ना, किसी न किसी चीज को पाने की, सर हाँ पीएचडी हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो ये क्या मोटिवेशन, लर्निंग बाय डूइंग, कि करके देखना चीजों को, एक्टिविटी, है ना। कि आप अगर बच्चे को करवाओगे, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में हमारे टाइम पर जो है एनाटॉमी वगैरह में हम करके नहीं दिखाते थे। आजकल एनाटॉमी जो है 3D मॉडल्स आते हैं उसके, और टीचर्स भी उनको कर करके दिखाते हैं, कुछ ऑर्गन स्पेशली करके दिखाते हैं, और बच्चा जल्दी सीखता है, उसको एक एक चीज का पता लग जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसे रिएक्ट करती है। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या कोई और टॉपिक हो, तो खुद करके देखता तो जल्दी याद होता है। ये इसमें सिद्धांत दिया था किसने? फ्रोबेल ने दिया था, किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये प्रश्न आ जाता है अपने आप में। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट बच्चा कैसे लेगा, इंटरेस्ट पैदा किया जाए उसमें, कैसे पैदा किया जाएगा, टीचर का काम है इंटरेस्ट पैदा करना, ताकि बच्चे के सामने इस तरीके से चीजें रखे कि उसे जो है बोरियत ना आए और उसे जो है डर ना लगे चीजों से, है ना। आसान आसान से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाए, इंटरेस्ट पैदा करते जाए उसके काम की चीजें। लिंकिंग विद लाइफ, जीवन से जोड़ करके बताए तो और जल्दी सीखेगा बच्चा। डेफिनेट एम, जो टीचिंग है आप पढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दें, क्योंकि अब टीचर है, टीचर के हाथ, टीचर जब सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो वो तो कुछ भी पढ़ा सकता है। परंतु उसका काम ये होना चाहिए कि बच्चे का लास्ट एम, उद्देश्य ये है कि बच्चा खुद की सोच डेवलप कर जाए। उसे रट्टू तोता नहीं बनाने के लास्ट में वो ये कहे कि सर मेरे तो चारों वेद याद हो गए, है ना, मेरे तो सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक एक एक लाइन याद है, कहीं से भी कुछ पूछ लो। ऐसा नहीं बनाना, कि वो उन सब चीजों को सिंथेसाइज करके एक साथ रख करके कुछ नया क्रिएट कर पाए, है ना, नई समस्याओं को अपने आप सामने कर पाए, रिसर्च कर पाए नया, इस लेवल तक लेकर के जाना है हमें। तो डेफिनेट एम, उद्देश्य होना चाहिए टीचिंग का एक, ना, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें पढ़ाना है उसको। फिर जो है प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत भिन्नता होती है सभी में, तो उसके अनुसार सबके साथ डील किया जाए। टीचर्स 50 बच्चे हैं, उन सबको एक साथ डील नहीं कर सकता क्लास में। एक समान भाव रखने का अभिप्राय यह है कि सबको समानता के दृष्टिकोण से देखे, कोई लिंग भेद या जाति भेद या मेल जेंडर आधार पर भेद ना करे, ये तो समानता। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब इंटेलेक्चुअल हो सकता है उनमें, या उनका बैकग्राउंड हो सकता है, उनका पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाए। एक बहुत जल्दी पढ़ने वाला इंटेलिजेंट बच्चा जो टॉपर है वो एक ही बार में समझ जाएगा। जो बैक बेंचर से मान लो जिसका बुद्धि कम यूज होती है, कम प्रयोग करता है, तो वो थोड़ा सा उसको 2-3 बार प्रेशराइज करके उसको पढ़ाया जाए इस तरीके से। मतलब सबको एक तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखा जाए और सबको जो है बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए सिलेक्शन, जो कंटेंट टीचर पढ़ाएगा उस कंटेंट को सिलेक्ट करे तरीके से। बुक में बहुत सारी चीजें सीक्वेंस में दी गई है कंटेंट तिवारी मैम। आपको जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आगे पीछे करके पढ़ाता हूं, है ना। मुझे लगता है कि ये चीजें ज्यादा आसान है, बच्चा जल्दी ग्रेस कर पाएगा, वो आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं, आप उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसी चीजें पहले पढ़ाएंगे, फिर बाद में जो है धीरे धीरे जो टिपिकल चीजें हैं उनके आधार पर जो नई चीजें विकसित होगी उनको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। तो क्या हुआ, सिलेक्शन, टीचर को जो है कंटेंट इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि बच्चा जो है धीरे धीरे समझ जाए उन चीजों को, है ना, समझे आसानी से। ऐसा नहीं है कि पहली शुरुआत में कॉम्प्लिकेट चीज पढ़ा दी और बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर बच्चा क्या कहता है लास्ट में कि सर पेपर 1 तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना, हम पेपर 1 तो ऐसे ही जा रहे हैं, तुक्का मार देंगे 50 क्वेश्चन का, बस योग की तैयारी है अच्छी सी, है ना। जनरली बच्चा ये कहता है योग में हमेशा ही, आमतौर पर, क्योंकि इस तरीके से उसके सामने कंटेंट परोसा जाता है। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि मैं आपको पेपर 1 टिपिकल लगेगा या लगता है, उसका कारण यही है कि आपने कभी आज तक 20-22 साल जितने भी आपने स्टडी किए, कभी इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं।
तो पहली बार चाहे कोई भी विद्यार्थी कुछ भी पढ़ेगा टिपिकल लगता है ना, पर धीरे धीरे इसके फैमिलियर हो जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको सबसे इजी ये टॉपिक लगेंगे और पूरे नंबर आएंगे आपके, गारंटी है मेरी, पूरे नंबर आएंगे। बट आपको जो है प्रयास करना पड़ेगा और अच्छा खासा प्रयास करना पड़ेगा, तो पक्का जेआरएफ है, 100% जेआरएफ होगा आपका। आगे बात करते हैं। तो प्लानिंग, तो टीचर टाइम और क्वांटिटी के अनुसार से प्लानिंग करे। डिवीजन मतलब टॉपिक को बांटे, डिवाइड करे चैप्टर में, यूनिट्स में। रिवीजन करे, बार बार रिवाइज करवाए। जैसे आपको कोई चीज पढ़ाई, एमएलटी एक बार पढ़ा दी और उसको कभी नहीं पूछेंगे तो आप भूल जाएंगे शायद। हठ प्रदीपिका भी एक बार षटक्रम पढ़ा दिए, बाद में कभी रिपीट नहीं किए जाएंगे तो नहीं हो, भूल जाएंगे। तो उसको जिस तरीके से भी है, कहीं ना कहीं बीच में कोई भी शब्द आने पर हम उसको किसी न किसी तरीके से रिवाइज करते रहें, तो बच्चे के दिमाग में चीज फिट रहेगी कि हाँ वहां पर वो चर्चा हुई थी और इतनी बार रिवाइज हो गया। एग्जाम में जैसी कोई चीज आई या जीवन में कभी भी आपको उपयोगिता होगी उस चीज की, तो तुरंत उसको कोरिलेट कर दें कि हाँ इसका मतलब इस चीज से है। ठीक है, तो ये होता है रिवीजन और रिफाइनमेंट, ताकि लॉन्ग लास्टिंग बने इन्फॉर्मेशन, इसलिए क्या जरूरी है, रिवीजन। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर हमेशा कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बताओ ये है या नहीं है, ऐसा तो आएगा, खैर ये तो है ही है। साथ में ये पूछ लेगा कि ये क्यों होता है रिवीजन, किस लिए होता है, कि जो है बच्चे को सर मेमोरी तेज करने के लिए वगैरह वगैरह, या जो है लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग बनी रहे, है ना, देर तक उसको याद रहे, मतलब लंबे टाइम तक, लंबे समय तक उसको याद रही चीज। आज पढ़ी, आज की आज तो आप मुझे बता देंगे कुछ चीजें पढ़ा दी तो मैंने तुरंत की तुरंत, परंतु ये आपको 6 महीने तक लगभग या साल तक याद रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप बार बार रिवाइज करते रहें, है ना। बहुत से विद्यार्थी ऐसे आप में से जिन्होंने योग सूत्र रट लिया एक टाइम में, 1 साल बाद पूछा तो सर भूल गए, क्यों, क्योंकि बीच में उन्होंने फिर रिवाइज नहीं किया। तो रिवीजन से क्या होगा, आपकी मेमोरी जो होती है लंबे टाइम तक बनी रहती है, रिटेन कर पाते हैं अपने नॉलेज को। उसके बाद में क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, बच्चे का इंटरेस्ट जगे, इसलिए जो है क्रिएटिविटी की करवाई जाए, बच्चों को इंगेज करवाया जाए, किसी न किसी तरीके से उनसे क्वेश्चन पूछा जाए ताकि बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो क्लास के अंदर, है ना, उनको कोई कार्य दे सकते हैं अलग से। डेमोक्रेटिक डीलिंग मतलब बच्चों के साथ वार्तालाप की जाए, नॉलेज थोपी ना जाए उनके ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट जगाई जाए और सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाया जाए। ये प्रिंसिपल्स थे गौरी शर्मा में, इतनी सी बातें थी। फिर हमने शुरू किया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कल हमने चर्चा कर ली थी। ब्लूम नाम का एक व्यक्ति था, बेंजामिन ब्लूम, बेंजामिन ना, उन्होंने क्या किया था, एक एजुकेटर थे वो, उन्होंने एक अध्यक्षता की थी किसी चीज की, एक कमेटी की, जिसमें उनको रखना था एजुकेशन, जो शिक्षा टीचिंग जो था उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना था कि टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, और फाइनल हमें जो है उसकी सोच को डेवलप करना है, उसके कैरेक्टर में उतार देनी है जो हम पढ़ा रहे हैं उसको। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या क्या करें। तो उसने कहा कि पहले तो उसको टॉपिक की नॉलेज दें, ऐसा ऐसा बात करी थी हमने, नॉलेज की बात करी थी इस तरीके से। तो इससे पहले इसका बेसिक जानते हैं। तो 2 हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, ब्लूम का और गैगने और ब्रिग्स का, है ना। 2 टैक्सोनॉमी थी, एक ब्लूम की टैक्सोनॉमी मतलब ब्लूम ने वर्गीकरण किया टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स का, एक गैगने एंड ब्रिग्स ने किया। तो पहले ब्लूम की देख रहे थे। तो ब्लूम के बारे में क्या था कि इन्होंने 3 टाइप से वर्गीकृत कर दिया चीज को, सी ए पी, कैप बना दिया। कैप बोले तो, सी बोले तो कहां पर होती है, कॉग्निशन, कॉग्निशन होता है हेड में। ये हमने बात कल कर ली है चर्चा, फिर भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। तो आज शायद आप कल की अपेक्षा, क्योंकि आज हम दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आप नए विद्यार्थी जो है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ए का मतलब अफेक्टिव था, अफेक्टिव का मतलब इमोशन से था। और इमोशन कहाँ होते हैं सर, हार्ट में होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना, भावना हृदय प्रधान, भक्ति हृदय प्रधान होती है। ओके, आगे साइकोमोटर जो था, करके देखना, है ना, साइकोमोटर, साइकोमोटर जो था हैंड से रिलेटेड होगा, मतलब क्रियाविधि, हाथ में प्रैक्टिकली जब चीज आ गई आपके। तो सी ए पी, ये 3 चीजों में वर्गीकृत किया था। कहते हैं जो लर्निंग होती है ना ऑब्जेक्टिव से, कहते हैं ये जो 3 डोमेन है हमारे अलग अलग, इस तरीके से कहते हैं हम लर्न करते हैं। एक तो कोग्निटिव मतलब बौद्धिक क्षमता से, मुझे हो सकता है बौद्धिक क्षमता से हठ पर दीपिका के कॉन्सेप्ट, उपनिषदों के कॉन्सेप्ट सब पता हूं, परंतु प्रैक्टिकली मुझे कहा जाए कि भाई आप जो है ना सिद्धासन करके दिखाइए, तो सिद्धासन भी ना पता हो मुझे, है ना, कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। सिद्धांत पता है कि ऐसे ऐसे होगा, इससे लाभ ये होता है, पद्मासन का ये पता है ना, शवासन का ये पता है, परंतु प्रैक्टिकली क्या पता वो ना हो। तो कहते हैं इसीलिए आप तीनों चीजें, और इमोशन भी जुड़ते हैं उन चीजों के साथ, भाव भंगिमा भी होती है, डांस करना, है ना, जैसे भरतनाट्यम होता है, भाव भंगिमा अलग से होती है, वो भी सीखनी पड़ती है, किस समय पर कौन सी भाव भंगिमा अपनानी है, कैसे हुआ। तो सी ए पी कहते 3 डोमेन्स आपके लर्निंग के, सी ए पी, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। सिंपल सा प्रश्न पहला ही बन गया, बताओ भी, सिंपल है बिल्कुल दिव्या चौधरी जी, ऐसे प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं, वैसे आते ही नहीं है। जैसे पूछा गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या चीज है या क्या नहीं है, तो 3 चीजें हैं, सी ए पी, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, इस तरीके से। हालांकि ऐसा प्रश्न नए के बराबर बनता है, फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है यहाँ पर। तो इन तीनों सेटों को अरेंज किया गया, बेंजामिन ब्लूम ने अध्यक्षता की थी उसकी, और सी ए पी कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन बताए उन्होंने। कोग्निटिव डोमेन जो था हमारा किस पर संबंधित था,
कोग्निटिव जो था दिमाग से, दिमाग होता है हेड में, है ना। इंटेलेक्चुअल माने नॉलेज बेस्ड था, नॉलेज इसका आधार था, ज्ञान, कि आप जो है बच्चे को पढ़ाना है ना, सबसे पहले आपको शब्दों को रटवाना है, उससे आपको लास्ट पीएचडी तक लेकर जाना है ताकि वो खुद कुछ कर पाए। तो इसके लिए उससे पहले नॉलेज तो दो, आप एबीसीडी पढ़ाओ, एनआर पढ़ाओ, या XYZ चीज कुछ तो पढ़ाओ, ठीक है। तो जैसे बच्चे को ये एनआर आदि पढ़ाया, नॉलेज हमने दी टॉपिक की, तो उसके बाद में वो क्या करेगा, उन चीजों को समझेगा, है ना। बड़ा हो गया जब समझेगा उन चीजों को ना, कि ए का मतलब ये होता है ना, ए ऐसे लिखते होते हैं, ब ऐसे लिखते हैं, ये चीजें इनको समझ गया, कॉम्प्रीहेंशन समझा। समझने के बाद में वो अप्लाई करेगा, अपना नाम लिखना सीखेगा, अपने पिताजी का नाम लिखेगा, अपने माताजी का नाम लिखेगा, वगैरह वगैरह, अप्लाई करेगा, समझ गया, अप्लाई करना सीख गया। अब उसके सामने अखबार आ गया, तुरंत अखबार आया, अखबार में अब अनेक नाम दिए हुए हैं, वो नाम जो उसने आज तक कभी सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, फिर भी उसके बावजूद भी वो एनालाइज करता है कि ये शब्द ए है, ये ब है, ये इस तरीके से, ये अमेरिका लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, एनालाइज करता है, अलग अलग शब्दों को निकाल करके उनके भाव निकालता है, वो पढ़ना सीख गया, कोई भी बुक उसके सामने ले आओ, अब सब चीजों को एनालाइज करके वो पढ़ लेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज कि ऐसे लिखना है, महात्मा गांधी जी के ऊपर एक ऐसे लिखना है, तो उसके दिमाग में जितने भी एनआर एबीसीडी सब चीजें हैं, या जितनी उसने बातें सुनी है सुनाई है, वो सारी अपने दिमाग में उसके है सारी चीजें, उनको संजो करके एक नई क्रिएशन कर देगा, सिंथेसाइज कर देगा। सिंथेसाइज होता है कलेक्ट कर देना, है ना, चीजों को ग्रुप बना देना। एनालाइज बोले तो एकदम ब्रेक डाउन कर देना, अलग अलग कर देना चीजों को, ठीक है। उसके मतलब निकालने के लिए हम चीजों को अलग अलग कर देते हैं, सिंथेसाइज एक कर देते हैं। फिर इवेल्युएशन होता है कि जो हमने लिखा है या जो हमें पता है जो चीजें, वो सही है या नहीं है, जजमेंट होता है लास्ट में। तो ये इन्होंने कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत रखा। मुझे लगता है कि ये बात मैं शायद क्लियर कर पाया हूं एक नए एग्जाम्पल के साथ में। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, KCA2 और SE, है ना, लास्ट में ये सीक्वेंस रहेगी हमारी। K मतलब नॉलेज, C मतलब कॉम्प्रीहेंशन जिसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, A2 है तो A का मतलब, पहले का मतलब है एप्लीकेशन, A2 पहले डबल P आएगा, A2 डबल P, फिर एनालिसिस सिंगल वाला, क्योंकि A2 बोला ना, A2 में मतलब AP दो बार है, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। एनालिसिस में हम एनालाइज करते हैं, चीज को तोड़ करके देखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। सिंथेसाइज में हम उसको ग्रुप में बना देते हैं और फिर जो है ओवरऑल उसको देखते हैं, फिर लास्ट में इवेल्युएशन, उसका मार्किंग करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा पदानुक्रम था कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत, ये हमने देख लिया, ठीक है। मतलब अब मैं ये कहूं कि मुझे कोग्निटिव डोमेन है, ये यहाँ पर टेबल दिख रही होगी इधर, है ना, ट्राइंगल दिख रहा है कोने में, कॉर्नर में, ऊपर कॉर्नर में, आपके राइट साइड कॉर्नर में। तो यहां पर इस कॉर्नर में देख रहे होंगे, तो नॉलेज सबसे नीचे है, तो इसीलिए इसको क्या कहा, कहते हैं कोग्निटिव डोमेन है ना, ये नॉलेज आधारित है, ज्ञान आधारित। डॉक्टर ज्योति वलारा मैम, ज्ञान आधारित ज्ञान क्षेत्र है ये, डोमेन बोलते हैं ज्ञान क्षेत्र, है ना, नॉलेज ज्ञान आधारित है कोग्निटिव वाला, क्योंकि ज्ञान ही आधारित है। ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं देंगे तो समझेगा किसको, अप्लाई किस चीज को करेगा, फिर एनालाइज किसको करेगा, सिंथेसाइज किसको करेगा, इवेल्युएशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता अगर नॉलेज ही नहीं है तो। मतलब नॉलेज आधारित है, यहाँ पर मेन आपकी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है सबसे पहले, ठीक है, नॉलेज। ओके, तो इसीलिए क्या कहा गया, इसको अन्य शब्दों में क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इंफॉर्मेशन जैसे मिलेगी उसके बच्चे के पास, फिर जो है उस नॉलेज को अप्लाई करेगा वो अपनी जगह जगह पर, फिर उसके आधार पर अपनी समस्या को सोल्व करेगा, और फिर जो है लास्ट में इवेल्युएट मतलब रिसर्च करेगा, सिंथेसिस बोले तो रिसर्च के रूप में उसको यूज करेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई 6 कोग्निटिव में। इनको हमने अलग शब्दों में कर लिया था कि इनका मतलब किस किस चीज से होता है। नॉलेज मतलब इज द एबिलिटी टू रिकॉल डाटा एंड और इंफॉर्मेशन। कहता है नॉलेज का मतलब है कि डाटा या जानकारी को याद करना, नॉलेज ज्ञान से होता है ना, याद करना। पूनम सिंह मैम आप लेट हैं, और मुझे लगता है कि आज का कॉन्सेप्ट फिर आपके हाथ से निकल सकता है ना। पूनम सिंह मैम, कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन होता है यस समझना। सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम, आपने बहुत अच्छा हाँ गुड सर। आफ्टरनून किया ना। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप लेट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट शायद हाथ से निकल जाए, तो आपसे निवेदन है कि क्लास के बाद में शुरू से क्लास जरूर देखना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बिल्कुल और बिल्कुल। और दूसरी बात, बुक में जो दिया गया आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों, उसको भी जरूर हम्म, पढ़े, जरूर पढ़े, ठीक सर। और 2 से 3 बार पढ़ो, पक्का 100% आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझ ओके नहीं आ सर। रहा इसका मतलब इतना सा है कि हमने पढ़ा कम टाइम है उसको, है ना, कम बार पढ़ा है, इसलिए नया चीज है इसलिए। यस सर, यस। ओके, कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो समझ, अंडरस्टैंड करना। कॉम्प्रीहेंशन की हिंदी करें ज्योति जी, तो उसका मतलब होता है समझना, कॉम्प्रीहेंशन ये होता है। एक कॉम्प्रीहेंशन वो होता है, पैराग्राफ आता है, उसको हम कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, कि उसको समझो, समझ करके उत्तर दो ना, उसको भी कॉम्प्रीहेंशन। यहां पर भी वही मतलब है, कॉम्प्रीहेंशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट इज नोन। कहते कॉम्प्रीहेंशन ये है कि जो तुमने जाना है, अभी तुम्हें मैंने 6 चीजें बता दी, KCA2
SE, ये अब अननोन पर्सन है, आज पहली बार डॉक्टर पूनम मैम क्लास में आए, मान लीजिए ये बात बता दी, ये चीज तो दिख गई उनको, के का मतलब भी पता है, सी का मतलब भी पता है, A2 भी पता है, SE पता है, सब पता है। अब इन्होंने ये जान भी लिया, याद भी के सी ए टू एस सी, के सी ए टू एस ई, याद गया क्या, इन्होंने जान लिया। क्या इसका मतलब भी निकाल पाए पूनम मैम? पूनम जी कहेंगे इसका मतलब नहीं पता, बट सर ये कोई चीज होती है इतना पता है टीचिंग एप्टीट्यूड में, मतलब नहीं पता। तो जो अब आपने जानी है ना ये चीज के सी ए टू एस ई, इसका मतलब निकाल पाओ और अपने तरीके से निकाल पाओ, वो है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आपको हर चीज दिख गई, जितनी चीज दिख गई, पानी दिख रहा है, पानी जैसी कोई चीज दिख रही है, पता तो लग गया कि कोई चीज है। जो चीज तुम्हें दिख रही है उसका मतलब भी पता है क्या, वो चीज यूज किस लिए होती है, आग जलाने के लिए यूज होती है या आग बुझाने के लिए यूज होती है। तेल है तो वो आग जलाने के लिए है, पानी है तो वो आग बुझाने के लिए ना। वो है जो चीज तुमने जानी हुई है, कहते हैं व्हाट इज नोन, उसको समझना, कॉम्प्रीहेंशन ये होता है। ठीक है, ओके। अगर आपको समझ में आ गई तो आप क्या क्या शब्द कर सकते हैं उसके साथ, उस चीज को अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको अगर समझ में आई है तो अपने तरीके से उसकी समरी बना सकते हैं, पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं अगर समझ में आ गई तो। अगर समझ में नहीं आई तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, बस इतना ही कहोगे सर के सी ए टू कोई चीज होती है और इसका मतलब नहीं पता इसलिए मैं समझा नहीं सकता, इतनी सी बात है बस, और ज्यादा नहीं पता, इतना होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने एग्जांपल किया कि आपको सबसे पहले नॉलेज दी जाएगी, ABCD पढ़ाया गया, अनार पढ़ाया गया बचपन में, तब तक नहीं पता था क्या था, पर धीरे धीरे बड़े हुए तो हमने तरीका लगा, अरे ए का मतलब यहां होता है, ए का मतलब जब अगर नाम लिखना है किसी का ए से शुरू हो तो ए लगाएंगे उसके आगे, समझ गए चीज का अर्थ, है ना, जो हमने पढ़ा था। फिर उससे हम अप्लाई करने सीख गए कि किसी का नाम लिखना है तो हमने किसी का भी नाम लिखना है, अमेरिका, ए लगा दिया सर सबसे पहले, ऐसे ऐसे जोड़ के लिखने लग गए, अप्लाई कर दिया चीजों को, अप्लाई कर दिया। फिर कोई नया हमें ऐसे वगैरह लिखा हुआ मिला किसी का, तो उसको एनालाइज करके एक एक अक्षर को, ये ए लिखा है, ये बै लिखा है, ये से लिखा है वगैरह वगैरह, उनको हम पढ़ने लग गए, एक साथ एनालाइज कर दिया। तो एप्लीकेशन क्या है, अप्लाई करना, कि आपने जो नॉलेज ली थी ए आ ई उ को, उनको आपने इकट्ठा रखा और पढ़ दिया आपने, हिंदी पढ़ दी या इंग्लिश भी पढ़ दी, वो है एप्लीकेशन, अप्लाई करना। एप्लीकेशन इज द एबिलिटी टू यूटिलाइज और यूज नॉलेज इन ए न्यू सिचुएशन, कि नई सिचुएशन आई आपके सामने, आपको लिखना है, अपना नाम तो लिखना सिखा दिया था टीचर ने, अब लिखना है दादाजी का नाम या पड़ोसियों का नाम लिखना है सर, तो लिखो, वो नई सिचुएशन है। तो वो उस सिचुएशन में आपने जो बेसिक नॉलेज थी ए आ ई, उसको अप्लाई किया, एप्लीकेशन वो है जो नॉलेज आपके पास है उसको नई सिचुएशन में यूज करना, वो है एप्लीकेशन, सिंपल सीधा। तो कितना हो गया, के सी और ए बोले तो एप्लीकेशन A2, है ना, डबल पी है तो A2, पहला एप्लीकेशन पहले आएगा, फिर एनालिसिस आएगा और सिंथेसिस एक साथ रहते होते हैं हमेशा। ठीक है जी, ओके। तो जैसे नर्स का एग्जांपल ये कहता है, जैसे नर्स जो होती है अपने साइकोलॉजी का जो भी उसने सीख रखा है उसको जो है अप्लाई करती है पेशेंट के ऊपर, एक साथ इकट्ठा जो भी चीजें बेसिक सीखी हुई है उसको ठीक करने के लिए पेशेंट को। फिर एनालिसिस, एनालिसिस क्या होता है, चीजों को इस तरीके से देखना कि वो आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें, टीचिंग एप्टीट्यूड बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा डोमेन्स, है ना, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी एक अपने आप में बड़ी चीज है, उसको आपने ब्रेक डाउन किया कि ब्लूम की टेक्सोनोमी में 3 चीजें होती है, CAP, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, अलग किया, समझ गए थोड़ा सा। फिर कोग्निटिव में 6 चीजें थी, एक साथ KCA2SE नहीं समझ में आया तो अलग अलग किया, के का मतलब नॉलेज है, नॉलेज का मतलब ये है, एस, है ना, फिर आपने सी का मतलब कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ये है, अलग अलग करते ही समझ गए सर। तो एनालाइज बोलते हैं कि अपने पास वूल पार्ट है उसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया, अलग अलग कर दिया उसको, है ना, एनालाइज कर लिया, तो अलग अलग करने से हमें समझ में आ गई सर चीजें सारी की सारी। तो एनालाइज क्यों करते हैं, कि आप जब चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या बहुत बड़ी चीज है तो उसको ब्रेक डाउन करके आप टुकड़ों में करके सीखते होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं मतलब उसको, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ए कम्युनिकेशन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर्ट्स इन सच अ मैनर दैट रिलेशनशिप्स ऑफ आइडियाज इज अंडरस्टूड बेटर। कहते हैं ये चीज है ज्योति मैम, कि किसी चीज को, कोई भी बात वार्तालाप है या कोई भी चीज है, उसको अगर आप समझ नहीं रहे हैं पूरी की पूरी बात को तो उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे वकील का एग्जाम्पल दिया था कि एक वकील है या एक जज साहब है ना, तो उनको दलीलें दी जाती है अनेक सारी, ठीक है, उनमें से कुछ झूठी भी है कुछ सही भी है, परंतु वकील जो है उनसे और क्वेश्चनिंग करता है तो उसके आधार पर उस अपराधी से सही जो है, सही और गलत सारी बातें पता लगती है, उनके आधार पर वो लगा लेता है कि कौन सी चीज सत्य है कौन सी गलत है, तो उस हिसाब से फिर वो केस जीत जाते हैं, है ना, वकील अपराधी से तर्क वितर्क करके, कि मतलब आपने जो है एनालाइज किया, पूरी बात को सुना, फिर उसमें से जो काम की चीजें थी वो निकाल ली,
उसके आधार पर आपने एक निर्णय ले लिया, एनालाइज करना, ब्रेक डाउन करना चीज को। और सिंथेसिस इसका विपरीत होता है। सिंथेसिस जो होता है जोड़ना, सिंथेटिक मतलब जुड़ी हुई चीजें, कंबाइन। तो इसमें क्या होता है, हम चीजों को बेसिकली अबाउट कंबाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स टू मेक इट अ होल, कि अलग अलग पार्ट को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं ताकि हम चीजों को समझ सकें अच्छे से, होल है ना, बना देते हैं। इट इज एंटोनिम ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस होता है ब्रेक डाउन करना और सिंथेसिस होता है जोड़ देना। ठीक है, ये चीज होती है। जैसे एनालिसिस आप करेंगे कि एक पेशेंट आया, उसको बहुत सारी कमजोरी है, आंखें अंदर धसी हुई है, जीभ पर मिट्टी सी जमी हुई है, व्हाइट श्लेयर है ना, चेहरा काला सा हो रखा है, तो उसको आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज कि हाँ इसकी जीभ पर व्हाइट लेयर है ना, आंखें धसी हुई है, शायद ये सोता नहीं होगा, जीभ पर व्हाइट लेयर है, मुंह से स्मेल आ रही है, मतलब खाना पचता नहीं होगा, तो इसका मतलब ये चीजें, इसको डिजीज है, एक डिजीज बता दी। अब डिजीज बता दी कि इसको डायबिटीज है या इसका एपच है वगैरह वगैरह। अब उसके लिए एक सारे योगिक प्रैक्टिसेस अलग अलग सीखी हुई थी अलग अलग चीजों के लिए, तो उनको एक प्रैक्टिस आपने सेट बता दी उसको, तो वो क्या हो जाएगा आपका सिंथेटिक, है ना, सिंथेसाइज कर देना कि नॉलेज आपने अलग अलग सीखी हुई थी उनको एक साथ करके आपने बता दिया चीज को। फिर आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन होता है अपना मूल्यांकन करना किसी चीज का, है ना? मूल्यांकन करना मतलब कि आपने सारी चीजें सीखी हुई है, आप एक मंच पर भाषण देने गए, आपको शब्द बोलने आते हैं, हिंदी बोलने आते हैं, इंग्लिश देने आती है, वहां पर उससे पहले आपको सारी चीजें पता है जीवन में, अच्छी चीजें भी बोलनी आती हैं, बुरी चीजें भी बोलनी आती है, सब बोलना आता है। परंतु एक मंच पर जब आप भाषण दे रहे हैं तो वहां पर ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करेंगे कि जो जिससे आपकी ऑडियंस आपसे प्रभावित हो, उनको अच्छा लगे, बुरे लगने वाली बात नहीं करेंगे। तो जो आपने चयन किया है अपने मानसिक रूप से, वही क्या है, इवेल्युएशन है। यहां पर एग्जांपल दिया, जैसे एक बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस करना है और उसको बिजनेस इस तरीके से करना है ताकि उसको फायदा हो। तो फायदा लेने के लिए वो अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से अरेंज करेगा, दुकान में इस तरीके से आगे या पीछे रखेगा, जैसे मॉल में होते हैं कोई चीजें आपको बहुत ज्यादा इस तरीके से रखी होती है लास्ट कॉर्नर में, है ना। सब कुछ चीजें होती है जो आपके जो रिसेप्शन होता है जहां पर आपके बिलिंग हो रही होती है, वहां पर छोटी छोटी चीजें रखी होती है ताकि कस्टमर वहां से भी खरीद ले, नजर जाए अनावश्यक रूप से ही, है ना। तो वो बेचने का तरीका है, उसने अपना जजमेंट किया अपनी चीजों का, इवेल्युएशन किया कि किस चीज को कैसे रखना है। इवेल्युएशन इज द एबिलिटी टू कम अप विद जजमेंट्स अबाउट द इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। किसी कॉन्सेप्ट को सर कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा नहीं है, उसके लिए जजमेंट करना, वही क्या इवेल्युएशन है एक तरह का। इसमें जजमेंट, रिकमेंडेशन या क्रिटिक या जस्टिफाई ये शब्द शामिल होते हैं। अब इनको आज प्रश्न भी देखेंगे हम, लास्ट में सारी चीज देखेंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जब हम प्रश्नों को करेंगे तो हम और थोड़ा डेप्थ में उतर जाएंगे इनके। खैर उससे पहले ये सारा टॉपिक हमने ये देखा है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या चीज थी, 6 चीज थी। कहां से शुरू हुए, के नॉलेज, सी ए ए ए का मतलब A2 लिख देता हूं मैं इन शॉर्ट, है ना, एस सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ये किसने बताया था, ब्लूम ने बताया था, ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम। कब बताया था, 1956 में बताया था। ये बात कल हमने बता दी थी, इसमें लिखा हुआ है बुक, इसमें नोट्स में भी आपके, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके बताया, और ये 6 चीजें बता दी। ये किस डोमेन में थी, CAP। सी वाला कौन सा था, कोग्निटिव डोमेन। तो आपसे सिंपल बात यही पूछता होता है ज्योति बलारा जी, यहां से बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आता है, बट क्योंकि आप पहली बार देखेंगे दिव्या मैम, तो आपको टिपिकल लगेगा, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपको टिपिकल लग रहा हो सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे कैसे प्रश्न है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। जब आप 2-3 बार कर देंगे, इसको देख लेंगे, जैसे हम रिसर्च पर जाएंगे या कम्युनिकेशन टॉपिक पर जाएंगे, 4th-5 यूनिट पर जाएंगे, तब आप कहोगे सर अरे फर्स्ट यूनिट बहुत आसान था सर। क्यों, क्योंकि तब तक ये पुराना हो जाएगा और बहुत बार रिपीट हो जाएगा आपका, तब ये पुराना, ये इजी लगेगा, वो टिपिकल लगेंगे, है ना। तो ये स्वभाव है अपना, तो पहली बार देख रहे हैं इसलिए टिपिकल लग रहा है, अदरवाइज ये आसान हो जाएगा लास्ट में आकर के। तो अभी घबराना नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा, है ना, साथ थोड़ा डामाडोल नहीं होना है कि सर समझ नहीं आ रहा। अभी केवल पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, और बाद में देखो आप आंसर कैसे देते हैं हर चीज का। ये हुआ। तो मैंने कहा कि ब्लूम टेक्सोनोमी 1956 में आई। हाँ, इन्होंने चीजें बता दी 6 की 6। नॉलेज बता दिया, एबिलिटी टू रिकॉल डाटा, इंफॉर्मेशन को याद करने की क्षमता, कॉम्प्रीहेंशन उसको समझने की क्षमता, अनुप्रयोग बोले तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब उसको यूटिलाइज करना, उसको प्रयोग करना, जो नॉलेज आपके पास में है उसको यूज करना। कि आपको पता है कि सिद्धासन से डॉक्टर सुमन कांता में, है ना, कि मंत्र जप करने से मन शांत हो जाएगा, चित्तवृत्तियां शांत हो जाएगी। तो करके देखते हैं सर होता है या नहीं होता, ना, प्रैक्टिकल पार्ट में उतर के देखते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे उस चीज को, वही क्या है, एप्लीकेशन है, अप्लाई करना। अब हम एनालाइज करते हैं फिर उसके बाद में कि मुझे इसको करने से क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट करते हैं चीजों को।
सिंथेसाइज सर उसको हम कंबाइन कर देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे लिए फायदेमंद है कौन सी नहीं है, उसको एक वूल पार्ट में देखते हैं। इवेल्युएशन कि उसको जजमेंट देते हैं कि ये चीज अच्छी है या नहीं है, इसकी आवश्यकता है या नहीं है, अगर है तो किस वे में, किस वे में नहीं है, इवेल्युएट करते हैं उसको। ठीक है, अब मैंने कहा था अभी शुरुआत में ज्योति बलहारा मैम कि सबसे पहले जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी आती है। ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं 1956 में। उन्होंने बता दिया, सीएपी बताया, और उसके अंतर्गत कॉग्निटिव डोमेन में 6 पार्ट उन्होंने सब डोमेन्स रखे, जिसके अंदर के सी ए एप्लीकेशन A2 और फिर एनालिसिस और फिर जो है सिंथेसिस और इवेल्यूशन ऐसे रखा। ठीक है, उसके बाद में चेंजेस आए, एक नया कुछ आया कि इन्होंने रखा 2001 में एंडरसन। ठीक है, इन्होंने जो है डेविड एंड एंडरसन, ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने इनकी अध्यक्षता में बनी कमेटी। इन्होंने जो है बताया 2001 में नया कुछ इन्होंने बताया। पहले नाउन के रूप में जानी जा रही थी ये, है ना, टीचिंग के लिए थी ये, टीचिंग ऑब्जेक्टिव। फिर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को बताया कि जब बच्चा लर्न करता है तो वो कैसे कैसे करता है। सबसे पहले वह याद करता है, रिमेंबर, है ना, नॉलेज प्रोवाइड की तो वह रिमेंबर, याद करता है। फिर कॉम्प्रीहेंशन, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से समझाने की तो वो समझ जाता है। एप्लीकेशन वाले पार्ट में अप्लाई ही करेगा। एनालिसिस वो कैसे करता है, चीजों को एनालाइज करके वो एनालिसिस करता है डेप्थ में देख करके। फिर जो है यहाँ पर इवेल्युएशन बताया उन्होंने, ये थोड़ा सा चेंज किया लास्ट में 2001 में जो किया था एंडरसन ने, तो 2001 में इवेल्युएशन जो पहले बता दिया, इवेल्युएशन कैसे करता है वो। ठीक है, पहले कि कौन सी चीज काम की है या कौन सी नहीं है, जो काम की नहीं है उसको छोड़ देंगे, जो काम की है उसको रख लेंगे अपने पास। ठीक है, उसके बाद में फिर वो सिंथेसाइज, मतलब जितनी भी उसके पास प्रीवियस नॉलेज है उन सबको कलेक्ट करता है और उसके बिहाफ पर वो नई क्रिएटिविटी करता है, जिसको आप बोलते हैं रिसर्च, है ना, रिसर्च करता है वो एक तरह से, है ना, लास्ट में आकर क्रिएटिविटी। तो 2001 में ये चेंज आया था। तो आपसे जब पूछा जाए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कॉग्निटिव डोमेन है, उसके अनुसार अरेंज करो तो ये है। 2001 के अनुसार, एंडरसन के अनुसार पूछा जाए आपसे, तब आपका ये माना जाएगा। जस्ट बस लास्ट के 2 चेंज हुए हैं। सिंथेसिस की जगह, सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि ग्रुप कर देना चीजों को, नए तरीके से समझना, एक नया बना देना कुछ, तो क्रिएटिविटी यहां रख दिया। और इवेल्युएशन जो लास्ट में था 1956 में, 2001 में, वो पहले ले आई है। इतना सा काम किया इन्होंने, बाकी सेम था सब कुछ। ठीक है, तो एंडरसन ने जो है ब्लूम वर्गीकरण को संशोधित किया था, जिसमें 2001 में इन्होंने ये रख दिया था। बस इतना ही चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ये याद रखना। अब आता है, मैंने बताया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 1956 में दी जा रही है, जिसके अंतर्गत CAP 3 चीजें हैं। C का मतलब है कॉग्निटिव डोमेन, जिसके अंतर्गत 6 चीजें आप अभी पढ़ चुके हैं। K नॉलेज, C कॉम्प्रीहेंशन, A से एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, एनालाइज, और फिर जो है आप सिंथेसिस पढ़ा, और उसके बाद में पढ़ा लास्ट में इवेल्युएशन। और ये ध्यान रखना, ये जो शिखर दिख रहा है ऊपर के ऊपर, तो इट मींस इवेल्युएशन सबसे हायर चीज है, हायर चीज, नॉलेज सबसे लोवेस्ट चीज है। ये ध्यान रखना कि रट्टाफिकेशन, नॉलेज में रट्टा रट्टा लगवाया, उसको नॉलेज दी है तो उसको प्रीवियस जो ऑलरेडी बुक्स में थी वो दी है। हमें बच्चे से क्या काम करवाना है कि वो नई क्रिएटिविटी कर पाए। कब करेगा वो, इवेल्युएशन मोड में जाकर के, क्रिएटिविटी में जाकर। तो हायर मोड कौन से होंगे इनके, ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव जो डोमेन है उसका इवेल्युएशन सबसे हायर होगा, ये सबसे लोवेस्ट माना जाएगा, नॉलेज या रिमेंबरिंग सबसे लोवेस्ट माना जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे, तो अफेक्टिव डोमेन इमोशन बेस्ड है। किससे जो कनेक्ट किया था इसको, हार्ट से कनेक्ट किया था, हार्ट से अफेक्टिव को। कॉग्निटिव को किससे किया था, दिमाग से, बोले तो हेड से कनेक्ट किया था। ठीक है, अफेक्टिव, लर्निंग इज थॉट ऑफ एज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल फंक्शन। कहते हैं बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से कहते संबंधित है, दोनों से संबंधित है लर्निंग, सीखना। कहता सीखना जो है केवल और केवल संज्ञानात्मक नहीं है कि आप सोचते होंगे कि केवल दिमाग से याद कर लिया डन, इतना नहीं है। ये जो है अपने कैन ऑल्सो लर्न एटीट्यूड्स। कुछ व्यक्ति जो है भावना, एटीट्यूड, व्यवहार करना भी सीखते हैं। किसी चीज के प्रति हमारा रवैया कैसा होना चाहिए वो भी हम सीखते हैं। बचपन से थोड़ा थोड़ा हम सीख गए हैं कि कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकतें करता है तो उसके खिलाफ जो है हमें उसके साथ नहीं रहना है, जो अच्छी हरकतें करता है उसके साथ रहना है ना, जो ऐसे पढ़ाता है उसके सुनना है, जो इस तरीके से बोलता है उसको नहीं सुनना है। एटीट्यूड एक विकसित हो गया हमारा। व्यवहार करना भी हम सीख गए वस्तुओं के साथ में, किस वस्तु के साथ में कैसा व्यवहार करना है, अपनों के साथ कैसा करना है, दूसरों के साथ कैसा करना है। फिजिकल स्किल्स भी हम सीखे। कहने का मतलब ये चीजें रट्टा लगवाने वाली नहीं थी, ये एक इमोशन का पार्ट है, ये इमोशन पार्ट है। रट्टा लगाने वाली चीजें ABC थी, उनको हमने रट्टा लगाया दिमागी शक्ति के रूप में, और ये जो है इमोशनल चीजें हैं, इमोशन से जुड़ी हुई है।
फीलिंग से, इमोशन से, एटीट्यूड से जुड़ी हुई है। तो इनको हम कैसे सीखते हैं अफेक्टिव डोमेन में? कहते हैं इसके लिए 5 सब डोमेन बताए इन्होंने। क्या? विलिंगनेस से जुड़ा हुआ अफेक्टिवनेस, अफेक्टिव जो है विलिंगनेस, कि आपकी सबसे पहले इच्छा होवे, है ना, किसी चीज को सीखने की इच्छा होनी बहुत जरूरी है, तभी जो है आप उसमें इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो 5 चीजें बताते हैं इसमें। रिसीविंग, सबसे पहले आप रिसीव करते हैं। जैसे आपको किसी ने कुछ बात आई, घर पर ही है ना, माता पिता में बात बताते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें, बेटा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, इस तरीके से बातें बताते हैं। तो अगर हमारी सुनने की इच्छा नहीं होगी किसी की बात, है ना, जैसे कोई लीडर है, नेता है, तो उनकी सुनने की हमारी इच्छा नहीं होती, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते, उनको कांटेक्ट ही नहीं होता हमारा उनसे। बट जब शुरुआत में अगर एक बार इच्छा जग जाती किसी से जुड़ने की, किसी संत महात्मा की बात सुनी आपने और इच्छा जगी, सुनने की इच्छा जगी कि सुनते हैं, चलो सुने, कुछ देर तक सुनते रहे, फिर उन्होंने जो भी बातें कहते हैं उनके साथ रिस्पॉन्ड, इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ में। किसी चीज को आप बुरा बताते हैं, किसी को आप अच्छा बताते हैं, सहभागिता, पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल करें इसका, बहुत सिंपल सा कॉमन सा, चुगली करना, है ना, निंदा करते हैं किसी की। तो जब निंदा करते हैं, सबसे पहले तो हम सुनना ही नहीं चाहते कहते हैं, परंतु जैसे ही हम बैठते हैं, 2 व्यक्ति बात करते हैं आपस में, हमने उनकी बातें सुनी कि किसी व्यक्ति की विशेष की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अगर नहीं सुनने की इच्छा तो उठ के चले जाएंगे, परंतु अगर वहीं बैठे हैं हम, तो उनकी बातों को सुना, सुनते सुनते उन्होंने कुछ बात बोली, तो फिर हम अपना रिस्पॉन्स देते कि हाँ यार ये बात तो है, कि वो है तो ऐसा ही, है ना, सहभागिता, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, या फिर उसको कहते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, एक बात करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। रिस्पॉन्स देने के बाद में वैल्यूइंग करते हैं। वैल्यूइंग मतलब कि जो हमने बात की है उसके बारे में, उस बात को इवेल्युएट करते हैं कि वो बात सही है या नहीं है। कोई एक व्यक्ति बोल रहा है आपके सामने इस की बात, उसको वैल्यू देते हैं, है ना, कि वो सही है या नहीं है। कि विलिंगनेस टू इन्वॉल्व, कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं उस बात को, कि वो सही है या नहीं है, या वो काम की है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं, उस व्यक्ति विशेष के बारे में हम बातों को ऑर्गेनाइज करेंगे। जो भी हमें आइडिया मिला है, जो बात हमें कही गई है कि ये अच्छी है या बुरी है, उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने तरीके से अरेंज करते हैं, है ना, एडवोकेट करते हैं। फिर कैरेक्टराइजेशन, कि उस व्यक्ति के बारे में जो बातें कही गई, उनमें से हम कुछ बातों को चूज कर लें कि ये बातें तो सत्य है, ये नहीं है, तो उसके, उस वस्तु विशेष के प्रति या उस आइडिया विशेष के प्रति हम वैसा अपना बिहेवियर सेट कर लेते हैं लाइफ टाइम के लिए। तो ये हमने क्या सीखा, इमोशंस को डेवलप किया एक तरह से। सबसे पहले सुनने की इच्छा होगी, रिसीविंग, रिसीव करेंगे, विलिंगनेस टू लिसन, रिस्पॉन्डिंग में रिस्पॉन्स करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे चीजों में, फिर वैल्यू करेंगे, विलिंगनेस टू इन्वॉल्व, इन्वॉल्व होंगे उसके साथ में, हम टॉपिक के साथ में जो भी वार्तालाप चल रही है वैसी चीजों के साथ में हम वैसा एक्टिवेट करते हैं। जैसे शादी से पहले माता पिता के साथ में हम इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादा सुनते नहीं है, बातों को अनसुनी कर देते हैं। परंतु जैसे शादी हो जाती है, उसके बाद में माता पिता की बातों को थोड़ा ध्यान देते हैं ना, कि वो सारी चीजें सही लगने लगती है, हाँ उन्होंने कहा था वो सारी चीजें सही थी। तो शुरुआत में विलिंगनेस टू लिसन, कि सुनेंगे या नहीं, है ना, अगर आपने सुनी है तो उसमें सहभागिता तभी निभा देंगे, तभी आप रिस्पॉन्स करेंगे, नहीं सुनी तो अलग बात है। रिसीविंग करेंगे, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यू करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन, और फिर कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर में उतारते हैं चीजों को। ये 5 सब डोमेन किसमें, अफेक्टिव में है। विलिंगनेस टू लिसन, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, विलिंगनेस टू इन्वॉल्व मतलब वैल्यू, ऑर्गेनाइज में एडवोकेट करेंगे आइडिया को, मतलब कि अपने तरीके से अरेंज करेंगे, फिर जो है कैरेक्टराइजेशन, अपने बिहेव में उतर जाएगी वो बातें, कि वो बातें किस तरीके से हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है किसी बात पर, क्योंकि वो हम सीख चुके हैं पहले इन तरीकों से। फिर अफेक्टिव डोमेन हो गया अपना। अफेक्टिव के बाद में इनको हिंदी में क्या कहेंगे ये सुन लीजिए, हाँ, ज्योति बलारा में। रिसीविंग का मतलब होता है आग्रहण, मतलब एक तरह से आप ध्यान देते हैं चीजों को, सुनते हैं उनको, है ना, उनके बारे में जानते हैं अच्छे से, ध्यान देना, कुछ विचारों, सामग्री या घटना के अस्तित्व के बारे में जागरूक होना, ये चीजें किसके अंतर्गत आती है, रिसीविंग में, कि आप चीजों के प्रति जागरूक होते हैं, आपके आसपास में क्या हो रहा है। रिस्पॉन्डिंग के बारे में प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया, कि आप जिन चीजों को सुन रहे हैं उन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, कोई आंदोलन चल रहा है, कोई वार्तालाप हो रही है, कोई बातें हो रही है अच्छी बुरी, तो उनमें आप बैठना चाहते हैं या नहीं, या अपने विचार रखना चाहते हैं, नहीं, एक्टिव होते हैं उनके प्रति। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना, आप केवल उत्तेजित नहीं होते हैं बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कि हाँ ये चीज अच्छी है या बुरी है, उसमें अपना पार्ट इन्वॉल्वमेंट भी देते हैं, हमेशा करते हैं। फिर वैल्यू, आंकलन करते हैं। आंकलन में क्या होता है कि किसी चीज के मूल्य को देखते हैं, मूल्य का मतलब उसका प्राइस नहीं, मूल्य का मतलब कि उसका अच्छा बुरा से है ना, नैतिकता से उसका वैल्यू करते हैं, मूल्य देखते हैं, और उसे जो है हम क्या करते हैं, अपने एक तरह से एक्सप्रेस करते हैं अपने तरीके से, कि हाँ ये चीज अच्छी है, इस वे में अच्छी है या इस वे में बुरी है, अपने तरीके से समथिंग एक्सप्रेस। उसके बाद में ऑर्गेनाइज करते हैं,
चीजों को एक साथ रखते हैं, जितने भी आइडियाज हमें वस्तु विशेष के बारे में पता है, अच्छे बुरे सबको एक साथ रखते हैं, फिर उनके हिसाब से हम जो है उनको एक तरह से वैल्यू दे दिया कि हमारा वैल्यू सिस्टम बना लिया कि इस ऐसी जो चीज होगी वो हमेशा बुरी होगी। एक खास विशेष व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु विशेष के प्रति हम हमेशा के लिए एक दिमाग में रख लेते हैं कि ये जो चीज होती है वो ऐसी ही होती है हमेशा, है ना। ऐसा हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एक वैल्यू सिस्टम बना लेते हैं, अपना अपना वैल्यू सिस्टम। आपके घर में कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमारे घर में गलत कही जाती हैं, मेरे घर में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके घर में बहुत अच्छी मानी जाती है परंतु हमारे घर बुरी मानी जाती है। एक वैल्यू सिस्टम है सभी का अलग अलग, तो ऑर्गेनाइज किया हुआ है हमने उस तरीके से चीजों को। करेक्टराइजिंग की बात की जाए तो उस तरीके से जो वैल्यू सिस्टम हमने ऑर्गेनाइज किया है उसको हम करेक्टर में उतार लेते हैं, उसी तरीके से हम लाइफ टाइम बिहेव करते हैं, उसी आधार पर हम व्यवहार करते हैं। तो 5 चीजें हमने यहां देखी, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, उसके बाद में वैल्यू करना, वैल्यू के बाद में ऑर्गेनाइज किया है आपने चीजों को, फिर जो है संगठित किया है, संगठित करने के बाद में उनको आंकलन किया और उसको कुछ चीजें जो आपको अच्छी लग रही थी वो आपने अपने करैक्टर में उतार ली, तो आपके करैक्टराइजेशन हो गया, है ना। आपके उसी तरीके से फिर आप जो है लगातार उन मूल्यों के अनुसार, जो भी नैतिक मूल्य थे उनके अनुसार ही हम कार्य करते हैं, उन्हीं तरीके से हम चीजों को देखते हैं। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है एक्शन बेस्ड है, मतलब कार्य से संबंधित है। 3 डोमेन बताए, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं इन शॉर्ट, ध्यान से सुनते जाएं, बस बोरिंग लगेगा शुरुआत में, हो सकता है कि काम की चीज क्या है इसमें हमें समझ नहीं आ रहा, जब क्वेश्चन पर आएंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस अभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें टॉपिक पर। तो सबसे पहले क्या था अपना CAP। सी बोले तो कॉग्निटिव डोमेन था, कॉग्निटिव डोमेन ये था जिसमें ज्ञान से संबंधित था, बोले तो हेड से संबंधित है, हेड से। क्या चीज थी के बोले तो नॉलेज, सी बोले तो कॉम्प्रिहेंशन। फिर ए टू पहले कौन सा आएगा, A2 में डबल P वाला आएगा, एप्लीकेशन आएगा, फिर एनालिसिस आएगा, फिर जो है सिंथेसिस आएगा, फिर लास्ट में इवेल्युएशन होगा। ये 1956 के अनुसार है। और जो 2001 था उसमें क्या हो गया था, सिंथेसिस लास्ट में क्रिएट कहलाया था और इवेल्युएशन जो है ऊपर चला गया था। किसने किया था, एंडरसन ने किया था संशोधन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, तब की बात है। एफेक्टिव में कोई संशोधन किया नहीं, तो ये एज इट इज है। क्या किया, सबसे पहले रिसीविंग करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। रिसीविंग का मतलब कुछ आपने सुना, सुन करके आपने उसके प्रति रिस्पॉन्स दिया अपना। रिस्पॉन्डिंग के बाद में वैल्यू करते हैं कि जो भी बात थी वो अच्छी थी या बुरी थी, अच्छी बुरी थी, सारी चीजों को जान लिया तो उनको उस तरीके से अरेंज करते हैं दिमाग में। ये स्पेशली नहीं करते आप कि मैं इस तरीके से रखूंगा, एक बात को अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक, ये चीजें सारी सारी एक साथ चलती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज के बाद में जो है आपके दिमाग में उतर गई और उस वस्तु विशेष के साथ में फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे हमेशा जीवन भर, उन मूल्यों के साथ में कि इन चीज को अच्छा मानते तो अच्छा मानेंगे हमेशा, किसी चीज को बुरा मानते तो बुरा मानते रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करते हैं, करेक्टराइजेशन आ जाता है कि करेक्टर में उतर गई फिर बात, है ना आपके, ठीक है, चरित्र में दर्शित हो जाती है। तो अफेक्टिव डोमेन में 5 सब डोमेन माने गए थे, कॉग्निटिव में 6 सब डोमेन थे, KC, ये इस तरीके से, ठीक है। ओके, रिसीविंग, रिस्पॉन्स, वैल्यू, ऑर्गेनाइज और करेक्टराइजेशन, ये अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन आपका कहां से था, हार्ट से जुड़ा हुआ था, माने विलिंगनेस से जुड़ा हुआ था, इच्छाओं से जुड़ा हुआ था, इमोशन से, फीलिंग से जुड़ा हुआ था। साइकोमोटर जो है नेक्स्ट डोमेन, साइकोमोटर, साइको बोले तो मन और मोटर बोले तो क्रिया, कार्य, तो मन क्रिया, है ना, मन है प्रेरित, मनोप्रेरित या मन संचालित क्रिया, मतलब प्रैक्टिकल पार्ट। साइकोमोटर बोले तो प्रैक्टिकल पार्ट। ये कैसे सीखते हैं, कहते हैं ये जो है मनोगत्यात्मक या मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान चित्र भी से कहते होते हैं। ये मुख्य रूप से टेक्निकल स्किल से जुड़ा होता है, तकनीकी कौशल से जुड़ा। तकनीकी कौशल मतलब हाथ पैर हिलाने से, प्रैक्टिकल पार्ट। एक आप इंजीनियर है तो स्टडी कर रहे हैं केवल, खुद गाड़ी नहीं बना रहे, गाड़ी कौन बनाएगा, एक मिस्त्री बनाएगा, जो भी है ना, मैकेनिक जो है वो बनाएगा, आप केवल डिजाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो जो डिजाइन दे रहा है वो तो आपका कॉग्निटिव स्किल हो गई, और जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो साइकोमोटर में आ गया। तो अब हम कैसे सीखते हैं, कहते हैं ये 5 के लेवल हैं, सब डोमेन। साइकोमोटर के भी 5 डोमेन है। इसकी सीक्वेंस के लिए आई एम बोलते थे, आई एम दिस, आई एम, है ना, मेरा नाम ये है या मैं ये हूं। आई एम पेन, मैं पेन हूं, आई एम पेन, ऐसे बोल रहा है, तो इससे आपका इन शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी IMPAN, ठीक है। ऐसे देखते हैं। तो साइकोमोटर डोमेन जो है 5 सब डोमेन में बांटा हुआ है। पहले कहते हैं इमिटेशन होता है। इमिटेशन क्या होते हैं, कहते आप कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई अच्छे से काम कर रहा है, आप लोगों को योग सीखना है, तो आप कैसे सीखते हैं, किसी योगाचार्य के पास जाएंगे,
वो कहेगा कि ऐसे ऐसे करना है, चंद्र नमस्कार सीखना है, सूर्य नमस्कार तो आपको आता है, चंद्र नमस्कार सीखना है कहते। तो पहले मुझे देखो मैं क्या क्या स्टेप करता हूं, पहले देखो। तो आप उसको देखेंगे अच्छे से। या मैं ये बात कहूं कि बाइक चलाना कैसे सीखी, पहले आप अपने माता पिता या बड़ों को बाइक चलाना सीखते थे, बचपन से देखते थे कि वो बाइक चला रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उनको देखते गए देखते गए देखते गए, यही बात की। तो सबसे पहले हम चीजों को जो सीखते हैं, कहां से सीखना स्टार्ट होगा हमारा, एक डेमोन्स्ट्रेशन से। तो इमिटेशन बोले तो इट इंक्लूड्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ स्किल बाय अ स्किल्ड पर्सन एंड द लर्नर ट्राई टू फॉलो द सेम। इमिटेशन का मतलब ये हुआ कि जो स्किलफुल व्यक्ति है, जिसको सब कुछ आता है, पहले हम उसको देखते हैं और फिर धीरे धीरे हम उसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप किसी व्यक्ति को मत्स्येंद्रासन सिखाएंगे, सामान्य व्यक्ति को, आपको तो आता है नो डाउट, सभी कर लेते होंगे आराम से, कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं ये कहूं मत्स्येंद्रासन करेंगे, तुरंत लगा के बैठ जाएंगे क्योंकि आता है। परंतु आने से पहले नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि वो उलझ जाता है कि हाथ कौन सा उठाना है, पैर कौन सा बैंड करना है मत्स्येंद्रासन में, ठीक है। तो उसको बताना पड़ता है कि सबसे पहले मुझे देखो, फिर जो है ऐसे ऐसे करो, फिर वो फॉलो करता है। तो इमिटेशन का मतलब होता है प्रतिरूपता, मतलब वैसा का वैसा करने की कोशिश करना, इमिटेट करना, ठीक है। दूसरा होता है मैन्युपुलेट करना। मैन्युपुलेट का मतलब कि आपने उनको देखा, अब हूबहू एक साथ तो वैसा तो नहीं कर देंगे। मैं सूर्य नमस्कार किया मैंने, है ना, तो एकदम से मैं हस्तोत्तान में बहुत ज्यादा पीछे झुक सकता हूं, पाद हस्तासन मेरा पूरा लग जाएगा। परंतु जो व्यक्ति नॉर्मल करेगा पहली बार, उसका शायद ना हो ऐसा, तो वो मैनिपुलेट करेगा, थोड़ा थोड़ा झुक जाएगा, थोड़ा आगे झुक जाएगा, जो पादहस्तासन था वैसा का वैसा न करके कुछ और ही कर देगा वो, पर वैसा करेगा, मैनिपुलेशन। अ लर्नर ट्राई टू एक्सपेरिमेंट वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मैनिपुलेटिंग मशीनरी इक्विपमेंट। कहता वो अभ्यास करेगा, पहले वो चीजों को देखेगा, वैसे देख करके वैसा करने की कोशिश करेगा, फिर उन चीजों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, है ना, चेंजेस करेगा उनमें, मैनिपुलेट करेगा। एक शिक्षार्थी सबसे पहले तो क्या करता है, कुशल व्यक्ति जो प्रदर्शन करता है तो उसको देखता है और उसका पालन करने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पर मैनिपुलेशन बोले तो हस्त कौशल, कि अपने तरीके से उन पहलुओं को प्रयोग करने की कोशिश करेगा, जैसे मशीनरी आदि के उपकरण में हेरफेर करना, कोई चीज को कैसे करना। आप जैसे खिलौना आया घर पर, तो खिलौने को पहले देखा, उसको एनालाइज कर लिया ऐसा है, फिर उसको आप खोलते हैं, सारी चीज को खोल लिया, फिर उसको आप वैसे का वैसे करके बंद कर देंगे, तो मैनिपुलेट कर रहे हैं एक तरह से, है ना। उसके बाद में प्रिसाइज, जब आपने योगाभ्यास देखा, सूर्य नमस्कार करना सीखा, सबसे पहले तो एक स्किलफुल पर्सन को देखा, उसको बोला आपने इमिटेशन, उसको करके वैसा का वैसा करने की कोशिश की, या उसमें कुछ और ऐड ऑन करने की कोशिश की, आपने मैनिपुलेट बोला उसको, मैनिपुलेशन। फिर मैनिपुलेशन के बाद में आपने क्या किया, प्रिसाइज किया। आप लगातार अभ्यास करते रहे, कंटिन्यूअसली अभ्यास करते रहे, तो आपने अच्छे से अभ्यास करना सीख लिया 2-3 महीनों के बाद में। एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस, पहले किया सूर्य नमस्कार देखा, पहले दिन किया, सर अच्छे से नहीं हुआ, मैनिपुलेशन अच्छे से नहीं हुआ, तो इसलिए हमने ऊपर नीचे कर लिया, उबड़ खाबड़ जैसे हो रहा था। फिर हम 2-3 महीनों तक उसको करते गए, प्रिसाइज हो गया, एक्यूरेसी आ गई हमारे करने में, है ना। एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस इंक्रीजेस विद द प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाए तो हमारी सर एक्यूरेसी आ गई चीज करने में, प्रिसाइज हो गई चीज, बहुत जल्दी कर देते हैं। 1 मिनट से भी कम टाइम में आज सूर्य नमस्कार हम कर सकते हैं, पहले हमें 2-2 3-3 मिनट लगते थे, फिर भी अच्छे से नहीं हो रहा था। आज सर पहले 1 मिनट में कर देते हैं, सारे दिमाग में आइडियाज फिट है। फिर आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन बोलते हैं आभूषण, सौंदर्यता को, है ना, अलंकृत करना, ठीक है। तो जब आप एक बार में शुद्धि ला दिया अपने अभ्यास में, अब आप एक मंच पर गए, आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, उस दिन गए तो आप अच्छा सा ड्रेस पहनेंगे, है ना, हाथों पैरों में कुछ अलग से बैंड वगैरह भी डाल सकते हैं, और फिर जो है आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं योग का, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, मतलब अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रैक्टिस। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि अब आपको बहुत स्मूथली हो गई हर चीज, अब आप एक स्टेज पर जाकर के भी शो कर सकते हैं अपना, है ना, और सब लोगों को दिखा सकते हैं, और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो आपको सबसे बेस्ट लेवल था वो पा लिया, कैसे पाया, बाय प्रैक्टिस, प्रिसाइज, पहले एक्यूरेसी आएगी कि अच्छे से करना सीख गए आप प्रैक्टिस कर करके, फिर जो है उसको अच्छे से उसमें कुछ और भी मिला करके कुछ सुंदर से सुंदर उस चीज को प्रदर्शित करते हैं आप, है ना। जो बेस्ट लेवल था उसको डिजायर को, उस चीज को पा लिया आपने, डिजायर्ड जो लेवल था, आवश्यक जो लेवल था। फिर नेचुरलाइजेशन, फिर वो चीज जो है आपके व्यवहार में आ जाती है, फिर उसको आप कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहले दिन हैंड स्टैंड किया तो आप नॉर्मली दीवार के साथ करेंगे, ठीक है। पहले तो आपने देखा हैंड स्टैंड करते हुए किसी व्यक्ति को, इमिटेट वैसा करने की कोशिश की। फिर मैनिपुलेशन, कि सर वो व्यक्ति तो सीधा कर रहा था बिना दीवार के, परंतु मैं क्या कर रहा हूं, दीवार के साथ मैनिपुलेशन, दीवार का सहारा लेकर के कर रहा हूं, वो है मैनिपुलेशन, कि मैंने मेरे तरीके से हेरफेर कर दिया। फिर उसको दीवार के साथ मैं करता गया, और अब जो है प्रिसाइज, बोले तो बिना दीवार के भी करना मैं सीख गया। अब जो है आर्टिकुलेशन का मतलब क्या है,
आर्टिकुलेशन में सर अब मैं बिना दीवार के साथ करता हूं और घंटों तक कर सकता हूं, बहुत अच्छे से कर सकता हूं आर्टिकुलेशन, है ना, बहुत ही अच्छे से एक हाथ पर भी करना सीख गया। नेचुरलाइजेशन का मतलब कि सर अब मैं इतना परफेक्ट हो गया कि अब मुझसे चाहे सड़क पर करवा लो हैंड स्टैंडिंग, है ना, चाहे मुझसे जो है एक दीवार के ऊपर हैंड स्टैंडिंग करवा लो, कि मतलब कि परफेक्शन आ गई बिल्कुल। नेचुरलाइजेशन की स्किल इतनी इंटरनलाइज हो गई कि लर्नर जो है उसको अडॉप्ट कर लेता है, मॉडिफाई कर सकता है और नई नई टेक्निक्स उसके द्वारा जो है अपना सकता है, इजाद कर सकता है। मेथड्स और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए सिचुएशन, जैसी सिचुएशन है उसमें वो नई नई चीजें डेवलप कर सकता है। तो ये अपना क्या हो गया सर, इमिटेशन, मैनिपुलेशन और प्रिसाइज, ये 3 नंबर है, ये आर्टिकुलेशन 4th और नेचुरलाइजेशन 5th नंबर पर। अब इन शॉर्ट देखते हैं इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें हमने देखी, इसका मतलब क्या है वो निकालते हैं पहले हम, ठीक है। अब इन शॉर्ट पूरा का पूरा मैं टॉपिक पूरा इन शॉर्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में दी जाती है, वर्गीकृत किया गया, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम ने अध्यक्षता की थी 1956 में किसी कमेटी, तो इस कारण से ऐसे ही नाम रखा गया। तो 3 चीजें इन्होंने बताई, वर्गीकृत किया, कॉग्निटिव डोमेन बताया, एक अफेक्टिव डोमेन बताया, एक साइकोमोटर बताया। कॉग्निटिव डोमेन जो था 3H से जुड़े हुए थे, 3H में कॉग्निटिव जो था किससे जुड़ा हुआ था, हेड से, अफेक्टिव जो था फीलिंग्स हार्ट से, साइकोमोटर जो था क्रिया से, बोले तो अपना हैंड से, ठीक है, ये 3 चीजें थी। इसके बाद में अब इनके सब पार्ट थे, कॉग्निटिव का सब पार्ट सबसे किस पर आधारित था, नॉलेज पर, नॉलेज के, नॉलेज सीज, नॉलेज सी का मतलब कॉम्प्रीहेंशन, फिर के सी ए टू बोले तो एप्लीकेशन, गौरी शर्मा मैम समझ रहे होंगे बात को, एप्लीकेशन के बाद में एनालिसिस, एनालिसिस के बाद में सिंथेसिस, सिंथेसिस के बाद में लास्ट जो था आपका KCA2 सिंथेसिस और इवेल्युएशन करेंगे सर लास्ट में। इसी को एंडरसन ने क्या कर दिया था, ऊपर नीचे कर दिया था, क्या बता दिया था कि सिंथेसिस बाद में मतलब क्रिएटिविटी बाद में और इवेल्युएशन पहले हो जाएगा, वो 2001 में किया था। अफेक्टिव डोमेन में जाएं जब, अफेक्टिव के कितने सब पार्ट थे, कॉग्निशन कॉग्निटिव के 6 थे, अफेक्टिव के थे 5 पार्ट, 5 सब पार्ट थे। क्या से शुरू हुआ था, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर वैल्यू करेंगे उसकी, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे उस तरीके से, ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसी तरीके से करेक्टर में वो चीज फिट हो जाएगी, हमारे करेक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर साइकोमीटर आता है, साइकोमोटर को ट्रिक याद करने का, आई एम ए पेन, है ना, मैं एक पेन हूं, आई एम पेन, ऐसे याद किया हमने। आई बोले तो इमिटेशन, एम का मतलब मैनिपुलेशन, पी का मतलब प्रिसाइज, अपने तरीके से इन शॉर्ट कर लेना, ना छांट लेना, प्रिसाइज। ए का मतलब पेन, PAN, ए का मतलब आर्टिकुलेट, उसको सुसज्जित कर देना, है ना, अच्छे से स्किल सीख जाना बहुत अच्छी प्रैक्टिस से। और एन का मतलब नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन। ये थे सर ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, इसी को समझाना था और इनके अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। इनके अर्थों से प्रश्न बनता है, सीक्वेंस नहीं पूछेगा एग्जामिनर की इनके सीक्वेंस बताओ या इनमें क्या शामिल है क्या नहीं, इतना इजी नहीं पूछता, हालांकि पूछ लेता है, बट एक्चुअल जो प्रश्न बनेगा आपका समझ का प्रश्न बनेगा सारा का सारा ना। अब हम थोड़ा सा प्रश्नों को ध्यान देते हैं, बाकी गैगने एंड ब्रिग्स का कल करेंगे ना। प्रश्नों को देखते हैं, चलो इसको एक बार गैगने एंड ब्रिग्स को भी कर लेते हैं। इसमें 5 चीजें शामिल है, इन्होंने क्या बताया गैगने एंड ब्रिग्स ने, इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो थे उनके बारे में बताया, इन्होंने इंटेलेक्चुअल स्किल को रखा पहले नंबर पर, फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज को रखा दूसरे नंबर पर, तीसरे पर वर्बल इंफॉर्मेशन को रखा, 4th पर मोटर स्किल्स को और 5th पर एटीट्यूड को। इन्होंने कहा इंटेलेक्चुअल स्किल, कहते सबसे पहले जो है वो स्किल्स हमारी डेवलप होती है, उसके साथ हम डेवलप एनवायरमेंट के साथ डील करते हैं, जिसमें हमारी लर्निंग, रूल्स को लर्न करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग ये शामिल होता है। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज के अंतर्गत, संज्ञानात्मक के अंतर्गत हमारा क्या शामिल होता है, जिसमें हम चीजों को सोचना विचारना ये कार्य करते हैं, थिंकिंग एंड लर्निंग, है ना, चीजों को खुद सीखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं। वर्बल में हम चीजों को बोलना सीखते हैं, कि एक्सप्लेन करना सीखते हैं, एक तरह से हम उन चीजों को एबिलिटी टू स्टेट नॉलेज दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स, जो भी नॉलेज हमने ग्रहण की है उनको एक्सप्लेन करना सीखते हैं। मोटर स्किल्स में उन चीजों को हमने सीख लिया है करना, अब उनको हम करते हैं, जैसे हम शूट कर रहे हैं या कार स्टार्ट करना सीख रहे हैं या जो है गोल्फ क्लब के अंदर खेलना सीख रहे हैं, ये चीजें जो है हम
सीख जाते हैं, मोटर स्किल्स करना सीख जाते हैं, फिर हमारा वैसा ही एटीट्यूड हो जाता है उन चीजों को वैसा ही करने का। हम जो है कपड़े चूज करते हैं, वो हमारा एटीट्यूड है, मेरा अच्छा है, मुझे ये कलर अच्छा लगता है, आपको कोई और लगता है, वो एटीट्यूड धीरे धीरे डेवलप होता है। तो कहते हैं ये 5 चीजें गैगनी एंड ब्रिग्स ने बताई। खैर प्रश्न करते हैं अभी, एक इस प्रश्न को देखिए पहले, आप क्या उत्तर देंगे इसका अपनी समझ से। ज्योति बलहारा जी, और मुझे यकीन है कि शायद आप गलत ही उत्तर देंगे, है ना। बहुत बढ़िया पूनम जी, बहुत ही अच्छा, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग गलत उत्तर देंगे, और मुझे खुशी होगी कि आप गलत उत्तर देंगे, तो क्योंकि इसका मतलब आप सही चल रहे हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ने पर आप गलत ही उत्तर देना चाहिए आप लोगों को, है ना, सही नहीं दे सकते। ओके, प्राची जी ठीक है, बहुत बढ़िया। रेणु डबराल जी, आदरणीय डॉक्टर गौरी शर्मा मैम, डॉक्टर ज्योति बलहारा मैम, बहुत ही बढ़िया। प्राची भट्ट जी, नेहा प्रजापति जी, जसवंत कौर जी, नेहा त्यागी जी। ओके, अब प्रश्न को देखते हैं, क्या है प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग की ही बात है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स को वर्गीकृत किया था इन्होंने, ठीक है। कल को बात ऐसे पूछ ले टैक्सोनॉमी, ठीक है, कि ब्लूम ने क्या, किसका टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। क्या क्या बताया, CAP, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये थे। कॉग्निटिव में क्या क्या था, नॉलेज था, सी से कॉम्प्रिहेंशन था, A2, और उसके बाद में क्या था, S&E, ये था। तो नॉलेज, ऑब्जेक्टिव्स में नॉलेज आता है क्या, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन करना, होता है सर, बिल्कुल होता है, ये तो होता है। यहां पर हमसे पूछा है, देखो ध्यान से ज्योति बलहारा जी, क्या पूछा है, नोट, नोट एन ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉलेज वाला तो है, ये तो कन्फर्म है। ए तो उत्तर नहीं होगा इसका, ए का मतलब तो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब ए इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, बात सही है ए, बट इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर नहीं मांगा है हमसे नोट। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो नॉलेज के बाद में कॉम्प्रिहेंशन, इसको ही क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग ही बोलते हैं इसको। तो ये भी सर बी जो है मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, बात सही है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। सी, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, क्या ये वैल्यूज वर्ड मैंने बताया कहीं पर, वैल्यूज। सर अफेक्टिव डोमेन जो था आपका, अफेक्टिव में मुझे बताओ क्या क्या चीजें थी अफेक्टिव में, क्या क्या चीजें थी अफेक्टिव में। सबसे पहले रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर क्या था, वैल्यूइंग था ना, वैल्यूइंग, मूल्य विकसित हो रहे हैं। फिर क्या था फोर्थ नंबर पर, ऑर्गेनाइज, फिर करेक्टराइजेशन। तो वैल्यू तो होता है सर ऑब्जेक्टिव, ये तो होता है, ये भी होता है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अब यहां पर ये नहीं पूछा कोग्निटिव का या किसका किसका, बस सीधा पूछ ले ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो ये सारे उद्देश्य हैं हमारी टीचिंग के, तो ये काम तो हमें करनी है टीचिंग में, बच्चे के अंदर ऐसे ऐसे चीजें तो करनी है ना। तो इसका मतलब ये प्रश्न घुमाया हुआ है बहुत ज्यादा, अच्छे वाला। तो इसमें उत्तर होना चाहिए नन ऑफ दीज, के मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो ना हो टीचिंग ऑब्जेक्टिव, सारे ही हैं, ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर। बात को समझे, गौरी शर्मा जी आपने सच में बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, ठीक है। डॉक्टर पूनम है, माइक ऑन है आपका, किसी को कोई डाउट है इस प्रश्न को लेकर के पूछ सकते हैं। और शुरुआत में देखो एकदम से प्रश्न समझ नहीं आना अच्छी बात है, क्योंकि आप फर्स्ट मोड में हैं, पहली बार सीख रहे हैं, देख रहे हैं इन प्रश्नों को। जब धीरे धीरे आदी हो जाएंगे, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज। किसी को प्रश्न पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, पूनम जी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप थोड़ा सा लेट आए थे, आपसे निवेदन इतना सा है, प्लीज आप शुरुआत से क्लास देख लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न। ओके सर, ओके और सर। फिर भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए ताकि और बच्चों को क्लियर हो जाए। डॉक्टर पूनम मैम। नहीं, नहीं सर, ये मतलब सही था, आ जाता लेकिन थोड़ा जल्दीबाजी कर हाँ, दिए है ना, इसलिए डिलीट हो मतलब गया। ये हाँ है हाँ। कि समझ में आ रहा है हमें, बात ये है थोड़ा लेट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आ रहा है ये अच्छी बात है ना, क्योंकि पहली बार समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टिपिकल होगा, बिल्कुल होगा और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर प्रश्न ही क्या ना, टॉपिक ही क्या ये। देखो इसको, इस प्रश्न को समझो, और ये PYQ है, ज्यादा पुरानी नहीं है, लेटेस्ट ही लेटेस्ट है, मतलब 2021 के आसपास के है। और क्योंकि PYQ जो होते हैं ना एक ही बार का, जैसे अभी 2021-22 का जो पेपर हो रहे हैं, तो लगभग ये 10-20 शिफ्ट में होंगे एटलीस्ट, कम से कम, अगर सही रहा सब कुछ तो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ऊपर नीचे और हो जाए, ज्यादा शिफ्ट हो जाए, तो 20 शिफ्ट का मतलब है कि 20 क्वेश्चन पेपर बनना, पेपर वन। तो एक पेपर वन जो होता है ना, 50 दूनी कितने हो गए, 5 दूनी 10,000 क्वेश्चन बनते हैं हर बार, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है। इस बार बनेंगे 1000, तो ये बहुत बनते हैं, तो इसलिए सभी PYQs लाना पॉसिबल नहीं है, बट जितने PYQs हैं उन सबको लाने की हम कोशिश करेंगे, A to Z, जितने ज्यादा कर सकते हैं। तो प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंज द 6 फंक्शनल लेवल्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन अंडर ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है। तो क्या था सीक्वेंस, K, C, A, 2 और SE।
यहां पर गौरी शर्मा मैम आपको ये ध्यान रखना है, A2 का मतलब 2 A है, ए पहला कौन सा रखें, एनालिसिस रखें या एप्लीकेशन रखें। तो देखो ये ध्यान रखना, एनालिसिस और सिंथेसिस ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, और पहले हमेशा एनालिसिस रहेगा, क्योंकि ABCD में ए पहले आता है, एस बाद में आता है, एनालिसिस सिंथेसिस। तो एप्लीकेशन पहले रखा जाएगा इसमें ना। तो ये होगा नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन है सर अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कल को ये छोटा सा प्रश्न चेंज होकर के ऑप्शन में दे देगा कि एंडरसन के अनुसार बताओ, ब्लूम्स की क्लासिफिकेशन में एंडरसन ने क्या चेंज किया था कॉग्निटिव, उनके अनुसार बताओ। तो उनके अनुसार हम क्या उत्तर देंगे, फिर लास्ट वाला जो चीज है ना, एनालिसिस के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन आ जाएगा, और यहां पर क्रिएट शब्द आएगा। बाकी वो वाला ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो हमारा हो ही नहीं सकता, यही ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा इस प्रश्न का। डन है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक हमारे लिए। ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट समझदारी का प्रश्न है, ध्यान रखना कविता मिश्रा जी, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया था वैसा नहीं है, पढ़ करके जो आपकी समझ डेवलप हुई है उसके आधार पर उत्तर देना होगा। अब आपको अगर केवल मैंने जो पढ़ाया था वही आपने पढ़ा है तो शायद आप उत्तर अच्छे से नहीं दे पाए इस प्रश्न का, किसी भी प्रश्न का, है ना। बट आपने को मैंने पढ़ाया, और लैंग्वेज भी आपने कलेक्ट की इधर उधर से, यूट्यूब से या अपनी बुक से या इधर उधर से, अपना दिमाग भी दौड़ाया, उन सबको मिलाकर के उत्तर देना, तभी उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज उत्तर नहीं बनेगा आपसे, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो, विच इज द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ द टीचिंग इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब किससे है सर, 3 लेवल थे, MLT था, ULT था और RLT। RLT को हम हायर एजुकेशन बोलते हैं, जिसमें हाईली थॉट होते हैं, इसमें टीचर कम एक्टिव होता है, सेकेंडरी हो जाता है, बच्चा स्टूडेंट जो होता है मोर एक्टिव होता है, प्राइमरी लेवल पर होता है स्टूडेंट, ठीक है। वो स्टूडेंट को हमें इस तरीके से पढ़ाना है ताकि स्टूडेंट अपनी समस्या को खुद सॉल्व कर सके, और खुद सॉल्व कब करेगा, जब उसकी सोचने समझने की निर्णय करने की क्षमता विकसित हो जाए। तो सर हमें क्या करना है, कहते मोस्ट डिजायरेबल क्या है, स्टूडेंट इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट, कहते स्टूडेंट की उपलब्धि में वृद्धि कर दें, तो मतलब नंबर आदि आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा, बी ये चीज नहीं है, ठीक नहीं है ना। हायर परसेंटेज ये तो बिल्कुल नहीं होता, परसेंट तो हमें दिलाना ही नहीं बच्चे को, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फेलियर भी हमारे लिए काम का, जो बच्चा पढ़ता नहीं है, जिसको ABCD आती नहीं है, NR नहीं आते, फिर भी वो बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, उच्च कोटि का, ध्यान रखना। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वो ऑप्ट फॉर द स्टूडेंट, की हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, मान लो मैं योग पढ़ाता हूं, तो मेरे योग में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, ऐसा सर ये तो बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं होता, ठीक है। तो इंक्रीज इन द स्टूडेंट अचीविंग थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट, तो थिंकिंग में सर जो है बच्चों की थिंकिंग अच्छी हो जाए, सोच में वृद्धि करना उनके, तो ये ऑप्शन होगा, ऑप्शनों पर आधारित है ना। तो ये बात मैंने पढ़ाई नहीं है, परंतु आप जिन्होंने भी उत्तर दिया है, जिस भी बच्चे ने उत्तर दिए, सोच समझ के उत्तर दिया उन्होंने, है ना, बाकी सब ऑप्शन को देख करके, ठीक है। थिंकिंग को डेवलप करना है अपने बच्चे की, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न, सेम प्रश्न है, सेम ही प्रश्न था पीछे भी, ये भी सेम है, बस चेंज क्या किया, ऑप्शन में चेंज किया एग्जामिनर ने, और ये सारे PYQ है। अगर आप इनको करने में सक्षम हैं तो इट मींस आप रियल में जो एग्जाम आएगा उसको भी कर देंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा, कहीं बाहर नहीं जाने वाला। बस वहां पर भी इतनी समझदारी अपने पास में रखना, भूल मत जाना। चीजें मुश्किल लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि है ही मुश्किल, है ना। तो वहां सारी समझदारी गायब हो जाती है। हाँ समझदारी गायब हो जाती, तो उसको बना के रखना है सारी की सारी को ना अभी से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन बोले तो फिर से RLT में क्या करवाना है, एग्जाम तो होता ही नहीं सर PhD में, तो एग्जाम की प्रिपरेशन तो हम करवा ही नहीं सकते, डन खत्म बात, ए है ना। टू डेवलप ए कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, पता नहीं कुछ हो, टू गिव न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन देना बच्चे को, इन्फॉर्मेशन सर हायर एजुकेशन में देते नहीं है, बच्चा खुद फाइंड आउट करेगा अपने आप, हम इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स ये MLT से रिलेटेड है टोटल, बिल्कुल रट्टाफिकेशन। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, तो मोटिवेट करना स्टूडेंट को लेक्चर के दौरान, तो ये तो सर ULT का काम है ये एक तरह से, है ना, कि स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट जो होता है टीचर से क्वेश्चन करे, क्रिटिसाइज करे एक तरह से क्वेश्चनिंग, तो ये बच्चे छोटे बच्चे का काम है एक तरह से। तो यहाँ पर डिसीजन बच्चा ले सके इस काबिल बना देना है अपने को RLT में, कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा क्या नहीं, क्या काम की क्या नहीं, है ना, ठीक है, वो सारे उस काबिल बनाना है। तो ये बेस्ट आंसर लग रहा है इसमें, यही है बेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, थिंकिंग डेवलप तभी तो होगी। बात क्लियर है, एक एक ऑप्शन अपनी बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी भी थिंकिंग डेवलप होगी, तब तभी उत्तर दे पाएंगे। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अच्छा चलो खैर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से उत्तर लेना, कल समय हो गया आज का, आराम से समझना क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगेगा फिर।